नमस्कार भैया बहनों। आज कक्षा 11 की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जनसंचार माध्यम, उसके अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संचार की परिभाषा और संचार के प्रकार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संचार के तत्व। तो देखते हैं, संचार के तत्व में सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है संचारक, यानी कम्युनिकेटर। संचार प्रक्रिया में संचारक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी जब भी कोई कम्युनिकेशन होती है तो उसके अंदर जो सेंडर होता है, जो मैसेज देने वाला होता है, उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है? क्योंकि वही संदेश का प्रदान करता है। वही अगर सही नहीं होगा तो बाकी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो यह प्रापक की समस्याओं, प्रापक कौन होता है? प्राप्त करने वाला, उसकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप संदेश का निर्माण करता है। यानी मैसेंजर जो है, जो संचारक है, वो अपना संदेश तब क्रिएट करता है जब वो सामने वाले की समस्या और आवश्यकताओं को समझ लेता है, उसी के अनुसार वो अपनी बात क्रिएट करता है। संचारक संदेश का स्रोत व निर्माता होता है। जो कुछ सूचना मिलने वाली है उसका वो उनका क्रिएटर होता है। दूसरे शब्दों में संचारक वह व्यक्ति होता है जो संचार प्रक्रिया की शुरुआत करता है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत करने वाला कौन होता है? संचारक होता है। जब तक वही नहीं होगा तो सूचना लेने वाला कौन आएगा? अगर मान लीजिए हम क्लास रखें और क्लास में हम ही ना आए पढ़ाने के लिए, तो आप क्या करोगे उस क्लास को ज्वाइन करके? और ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम ज्वाइन कर ही नहीं पाएंगे आपको यहाँ से जब तक हम ही नहीं होंगे एडमिट करने के लिए आपको क्लास के अंदर। तो इसलिए कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटर का होना बहुत जरूरी है। संचारक को हम कम्युनिकेटर, सेंडर, स्रोत, संप्रेषक, एनकोडर, संवादक इत्यादि नामों से जानते हैं। इसे एनकोडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने विचारों को, अपने भावनाओं को जो हम बताना चाह रहे हैं उसको किसी लैंग्वेज में एनकोड करता है, कन्वर्ट करता है। मेरे मन में कोई विचार है और वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मैं उसको किसी ना किसी भाषा में कन्वर्ट करूँगा और उस भाषा में कन्वर्ट करूँगा जो आपको समझ में आती हो। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो मैं अपनी बात हिंदी में कहूँगा, अगर अंग्रेजी समझ में आती है तो मैं अपनी बात अंग्रेजी में कहूँगा। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आपको कितनी समझ में आएगी, ये बात किस चीज़ पर डिपेंड करती है? संचारक के संप्रेषण कला और ज्ञान के स्तर पर। यानी मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ वो मेरे टैलेंट और मेरी नॉलेज दोनों पर निर्भर करेगा कि वो मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कहा गया कि संचारक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा इसके अंतर्गत होता है संदेश। संचारक जो कुछ कहना चाहता है वो सारी बातें संदेश होती हैं। और संचारक अपनी बात को सामने वाले तक किस रूप में पहुंचा सकता है? या तो वो उसको संदेश लिख करके पहुंचा सकता है, या उसको बोल कर पहुंचा सकता है, या प्रतीकात्मकता यानी प्रतीकों के माध्यम से बता सकता है, या शारीरिक हाव भाव के माध्यम से। शारीरिक हाव भाव एक्शन करके, जैसा आप स्कूल में गेम भी खेलते होंगे, कई बार आप एक्शन करके दिखाते हैं और सामने वाला उसको पहचानता है कि क्या कहना चाह रहा है। तो संदेश जो होता है वो अंतर्वस्तु होती है, कंटेंट्स होते हैं जो सिर्फ संचारक के पास होते हैं, जिससे वो अभिव्यक्त करना चाहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि मेरा जो मैसेज है वो आप तक उसी रूप में पहुंचे जिस रूप में मैं चाहता हूं। मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूं वो आप तक उस रूप में पहुंचे, इसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। संदेश की विषय वस्तु का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी विवेचना का ध्यान रखना पड़ेगा, संदेश के माध्यम का ध्यान रखना पड़ेगा, और आप लोगों के स्तर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर का मटेरियल सेंड करना शुरू कर दूं तो आपके समझ में नहीं आएगा करना क्या है इसमें हमें। या फिर 5th क्लास के बच्चों का मटेरियल भेजना शुरू कर दूं तो आप कहोगे ये क्या मतलब है इसमें भेजने का? तो कहने मतलब ये है कि संदेश भेजने वालों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसने एक भी पॉइंट गलत चुन लिया तो प्रभावी संचार नहीं हो पाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए संचारक को अपना संदेश, उसको भेजने का मीडियम, संदेश की भाषा, संदेश का डिस्क्रिप्शन इस तरह क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला उसको आसानी से समझ सके। तीसरा पॉइंट है इसका माध्यम यानी मीडियम।
संचारक अपना संदेश प्रापक के पास किस रूप में पहुंचाना चाहता है, उसके लिए वो कौन सा मीडियम चुनेगा। अगर मैं आपको इस समय वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड भेजना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर आप लोग पढ़े लिखे सुनने लायक हैं तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, लेकिन अगर आप अनपढ़ गंवार हैं और मैं आपको एक लेटर लिख के भेज देता हूं तो वो लेटर आपके लिए यूजलेस है। अगर आप देख नहीं सकते तो मैं आपको कोई किताब भेंट कर दूं तो आपके लिए यूजलेस है। अगर आप सुन नहीं सकते और मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना शुरू कर दूं तो इट इज यूजलेस। कहने का मतलब ये है कि जब संदेश भेजा जाता है तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि वो किस तरह के श्रोताओं तक जाने वाला है, किस गति से पहुंचेगा और कितने समय में पहुंचेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही संदेश भेजने वाले को यानी संचारक को अपना मीडियम चुनना पड़ता है, और उसी के आधार पर वो मीडियम समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, वेब पोर्टल, ईमेल, फैक्स, मोबाइल आदि में से कोई चुन सकता है। वो ये देखेगा पहले कि सामने जो मैसेज प्राप्त करने वाला है उसको ये मैसेज कितना जल्दी मिलना चाहिए, उसके अनुरूप मैं इनमें से कोई भी एक मीडियम चुनूंगा और बता दूंगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका रिसीवर। रिसीवर यानी प्राप्त करने वाला। तो जो व्यक्ति संदेश प्राप्त करने वाला उसको रिसीवर कहते हैं, प्राप्त करने वाला कहते हैं, संग्राहक कहते हैं, ग्रहणकर्ता कहते हैं, डिकोडर कहते हैं। डिकोडर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इनकोड की गई भाषा में, जिस भाषा में उस संदेश को इनकोड किया गया वो उसको समझ के उसको डिकोड करता है। जब तक वो उसके शब्दों के अर्थ को नहीं समझेगा तब तो उसे मैसेज समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको डिकोडर कहते हैं। तो संचारक द्वारा संप्रेषित संदेश को प्रापक पढ़कर, जो मैसेज हमने आपको दिया उसे आप या तो पढ़ करके या सुन करके या देख करके ग्रहण करेंगे। तो अभी अगर आप इस वीडियो को जब देखोगे तो आप इसको पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। तो तीनों प्रकार से आप मेरे भेजे गए मैसेज को समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो प्राप्त करने वाला चख कर भी और स्पर्श करके भी ग्रहण कर सकता है। ठीक है। देखने या सुनने या पढ़ने की, सोचने की क्षमता के अभाव में प्रापक संदेश के अर्थों का 100% ग्रहण नहीं कर सकता। यानी आपके अंदर अगर इनमें से कोई भी कमी है, डिफिशियंसी है, देखने की, सुनने की, पढ़ने की या सोचने की, तो क्या होगा, आप मेरे संदेश को ठीक प्रकार नहीं समझ पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। कई बार ऐसा होता है, तब आप पूछते हो सर मुझे डाउट था इसमें कि आपने ये बात इसलिए कही थी क्या। तो वो जो डाउट आता है वो इसी वजह से आता है कि कहीं ना कहीं आपके सुनने, पढ़ने या सोचने की क्षमता में कमी रह गई थी, इसीलिए आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई। फिफ्थ पॉइंट है इसका फीडबैक। संचारक जब संदेश भेजता है तो जो संचार प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि मुझे समझ में आया, नहीं आया, थोड़ा नहीं आया, तो जो भी उसकी प्रतिक्रिया होगी वो फीडबैक कहलाती है। इस फीडबैक को हम प्रत्युत्तर, प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। और बेहतर संचार के लिए, बेहतर से बेहतर परिणाम के लिए फीडबैक इज कंपलसरी। अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपको समझ में आया या नहीं आया। इसलिए जब भी क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है वो बार बार पूछता है बच्चों समझ में आ गया, बच्चों समझ में आ गया। वो फीडबैक लेता हुआ चलता है कि अगर समझ में नहीं आया तो आगे पढ़ाना बेकार है। इसलिए मैं भी जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको तो मैं एक एक पॉइंट पढ़ाने के बाद पूछता हूँ कि बेटा ये समझ में आया, आ गया तो फिर मैं अगला पॉइंट पढ़ाऊँ, नहीं आया तो फिर मैं उस पॉइंट को दोबारा समझाऊंगा। ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए कि फीडबैक इज कंपलसरी इन अ कम्युनिकेशन। किसी भी कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है वो बहुत ही कंपलसरी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट होता है शोर, नॉइज। नॉइज से मतलब यहाँ पे शोर शराबा, नॉइज पोल्यूशन नहीं है, ये एक शब्द चुना गया उसके लिए। और यहाँ शोर का अर्थ होता है बाधक तत्व, यानी कम्युनिकेशन के बीच में जो भी बाधक होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, नेट चला जाए, आप नहीं सुन पाएंगे, तो नेट क्या है, बाधा तत्व है। मैं आपको, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपका भाई आके आपसे फोन छीन के ले जाता है, आप नहीं देख पाए, तो आपका भाई भी क्या हुआ, बाधक तत्व हुआ। यानी कम्युनिकेशन के बीच में जो कुछ भी सामान्य भाषा में कहूँ तो अड़ंगा है वो क्या है, बाधक तत्व है, शोर है, नॉइज है।
तो आप समझ सकते हैं कि जो नॉइज़ होती है वो क्या होती है, बाधक तत्व होते हैं, वो किसी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, शोर को बाधा भी कहा जाता है। संचारक जिस रूप में संदेश को भेजता है उसी रूप में प्रापक तक 100% पहुंच जाए तो माना जाता है कि संचार प्रक्रिया, लेकिन ऐसा कम होता है। सभी संप्रेषित संदेश के साथ कोई ना कोई शोर अवश्य जुड़ जाता है। जैसे टेलीविजन या रेडियो पे हमें सराहट की आवाज़ सुनाई देती है। कई बार मोबाइल भी कम्युनिकेट करते समय किसी और की आवाज़ आने लगती है, किसी और का फोन कनेक्ट हो जाता है उसमें। तो डिस्टर्बेंस जो भी है किसी भी तरह की, इट इज कॉल्ड शोर। इसमें हम कुछ पढ़ते हैं जनसंचार की विशेषता। संचार जो सामान्य हो रहा है दो लोगों के बीच में या आपस में, और जो जनता के साथ हो रहा है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जनसंचार की पहली बात क्या होती है कि इसमें प्रकृति सार्वजनिक होती है, यानी जनसंचार में जो भी संदेश होता है वो किसी एक के लिए ना होकर पूरे समाज के लिए होता है। दूसरी बात, संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध नहीं होता। घर में जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे संबंध होते हैं आपस में, लेकिन जब कोई नेता जनता के बीच में आके संदेश करता है, जनसंचार करता है, तो उसका जनता से कोई रिलेशन नहीं होता। केवल इतना रिलेशन माना जाता है कि हम जनता है वो हमारे साथ, बस वैसा कोई संबंध नहीं होता। चौथी बात, तीसरी बात, जनसंचार में एक औपचारिक संगठन चाहिए होता है। जनसंचार बिना संगठन के नहीं कर सकते आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और वो बात सब तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जगह जगह आपने देखा होगा कि स्टॉल लगे होते हैं, वो लोग अपनी बात पहुंचाते हैं दुनिया लोगों तक, वो जनसंचार का माध्यम है। जनसंचार में बहुत सारे गेटकीपर होते हैं। गेटकीपर से मतलब नहीं गेट पर खड़े होने वाला। गेटकीपर का अर्थ होता है वे लोग जो संदेश भेजने वाले और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच में विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं। मैं कोई संदेश भेजना चाहता हूँ, मैंने लिखा, एक उसको पढ़ेगा पहले क्योंकि जनता के साथ हो रहा है कि हाँ भाई ठीक लिखा नहीं लिखा, नहीं भाई साहब इसके अंदर आपने शब्द लिख दिया ये जो है सांप्रदायिकता को भड़का देगा, फिर उसको बदलिए। एक ने मेरा जो मेरा भाषण था उसको करेक्शन करा, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ, तो बोलने के समय भी जो सुनने वाले वो साथी लोग सुन के बताएंगे कि नहीं इस शब्द को इस तरह से बोलोगे तो गलत मैसेज जाएगा, इसको ठीक प्रकार से बोलिए आप, नहीं तो लोग बवाल खड़ा कर देंगे। जैसे भगत सिंह के लिए आतंकवादी शब्द यूज किया जाता था, तो किसी सभा में भगत सिंह को आतंकवादी कहने मतलब है कि जितने भी उसको क्रांतिकारी मानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, वो लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हमें शब्दों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उच्चारण करते समय भी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांत, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री होती है, इसलिए को संपादित करना होता है। तो गेटकीपर जो होते हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जनसंचार के रूप में। और जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता क्योंकि इसका दायरा बड़ा होता है, पब्लिक बहुत बड़ी होता है, एरिया होता है, वहाँ से फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं हो पाता है। ये इसकी विशेषताएँ जो मैंने आपको वीडियो में बताई, और अगली वीडियो में फिर हम इससे अगले के टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सबका। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जो वीडियो आप अगली देखेंगे उसमें इससे अगले पॉइंट पढ़ेंगे, तब तक आप इसको समझिए। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए।